गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये सेशन क्लास 9 का है और यहाँ पर हम साइंस लेकर के आए हुए हैं। बायोलॉजी चैप्टर से हैं, चैप्टर 6 टिश्यूज। कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाते हुए हम पादप ऊतक के एक अस्थायी ऊतक में आ गए। इसके पहले बीजोतक के विषय में हम बता चुके थे। और अस्थायी ऊतक क्या है या अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, पॉइंट वाइज करके हम इसका परिभाषा लिखे हैं, इसको परिचय कराने का प्रयास किए हैं कि यह अस्थायी ऊतक क्या है। तो कहता है कि बीजोतक के वृद्धि, बीजोतक जब परिपक्व हो जाता है वो वृद्धि करने लगता है। बीजोतक एक जैसा रहता नहीं है, वो परिपक्व हो करके यानी विकास हो करके वो अस्थायी ऊतक का निर्माण कर लेता है। तो अस्थायी ऊतक वो बन गया। फिर कहता है कि कोशिका, इसका जो कोशिका होता है ना, इसका आकार और रूप निश्चित होता है। अस्थायी ऊतक के जो कोशिकाएं होते हैं उसका रूप और आकार निश्चित होता है, मतलब कि वो बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। ये सजीव भी हो सकते हैं और मृत भी हो सकते हैं। अस्थायी ऊतक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि इसके जो अस्थायी ऊतक मृत या सजीव दोनों में से क्या, तो ये दोनों होंगे। ठीक है। अस्थायी ऊतक की कोशिका भित्ति जो है ना वो मोटी होती है। अब रसधानी बड़ी होती है, कोशिका द्रव्य में जो बड़ी रसधानी पाई जाती है, कोशिका भित्ति, रसधानी, ये हम लोग चैप्टर 5 में देख चुके थे, तो इसको फिर से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हम यहाँ पर नहीं समझते हैं। रसधानी क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, इसके कार्य को कोशिका के चैप्टर में देखे थे। तो सीधा सीधा हम लोग जानते कि अस्थायी ऊतक के कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी होती है, कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी होती है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इस पॉइंट को अगर देख करके हम यहाँ से सुन करके कर जाएंगे ना तो हमारे लिए इजी होगा याद करना। और यह दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के दो प्रकार, जिस तरह से बीजोतक के हम 3 प्रकार बताए थे ना, शीर्षस्थ बीजोतक, पार्श्व बीजोतक और एक अंतर्विष्ट बीजोतक, उसी प्रकार अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब सरल अस्थायी ऊतक की ओर जाएंगे कि अब सरल अस्थायी ऊतक क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक को अगर हम जानना चाहेंगे तो ये है क्या कि एपिडर्मिस के नीचे सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। ये एपिडर्मिस क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं पादप ऊतक नहीं, और पादप ऊतक में एक आ गए सरल अस्थायी ऊतक। एपिडर्मिस जो है ना कि पौधों के पत्तियों में एपिडर्मिस के बीच में जो अदृश्य और अत्यंत महीन जो छिद्र होता है उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं ना। तो रंध्र के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। वो पत्ता, अगर कोई पत्ता सूख गया हो ना, कटहल वगैरह का पत्ता को अक्सर हम लोग सूखे हुए को देखते हैं और अगर झड़ जाता है ना तो जाली जैसा दिखता है, नहीं एकदम जाली जाली जैसा दिखता है। और वो जाली के बीच में अनगिनत छिद्र होते हैं जो कि स्टोमेटा के रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो वो जो चारों तरफ जो दिख रहा है ना, स्टोमेटा के चारों तरफ वाले भाग, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे सरल अस्थायी ऊतक होता है, बड़ी सूक्ष्म होता है भाई, क्योंकि हम लोग इसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने का चीज़ है नहीं। तो हम पूरे सबूत के साथ हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा हम दिखाइए देंगे तुमको, सो है कि नहीं। तो एपिडर्मिस वही है। अब कहता है कोशिका भित्ति, इसकी इस ऊतक के कोशिका भित्ति जो होता है वो सरल कोशिका का, माने सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, साधारण कोशिका का बना होता है, सरल अस्थायी ऊतक के कोशिका नहीं। ठीक है। अब इसके जो कोशिकाएं होते हैं वो जीवित होते हैं। किसके कोशिकाएं? सरल अस्थायी ऊतक।
सरल अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित होते हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होता है वो सरल कोशिका से बना होता है, ठीक है। और इसके कोशिका के भीतर या मध्य भाग में जो है ना वो खाली स्थान यानी रिक्त स्थान पाया जाता है, गैप रहता है वहाँ, ठीक है। और असल में यह ऊतक जो है वो भोजन का भंडारण करता है। एक चीज और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में करेंगे पैरेन्काइमा, इसको हम मृदुतक कहेंगे। दूसरा हम कहेंगे कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। इसको स्थूल कौन कहेंगे। और सी नंबर में होता है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा का भी नाम है। दृढ़ ऊतक इसको कहेंगे, तो इसको भी नोट कर लें। सरल अस्थायी ऊतक के जो 3 प्रकार हम दिखाए ना, पैरेन्काइमा जिसको हम मृदुतक कहेंगे, कोलेनकाइमा इसको स्थूल कोन कहेंगे, दूसरा नाम ये भी है, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा जिसको दृढ़ ऊतक कहेंगे ना। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं कि इन लोगों का कार्य क्या है, और इन तीनों में अंतर भी लिखने के लिए आता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में क्या अंतर है, एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इसमें जब हम इसका कार्य लिखाएंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेन्काइमा क्या है और इसके क्या कार्य हैं। आते हैं लोग पैरेन्काइमा यानी मृदुतक, ठीक है। मृदुतक को पहले हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। जिस प्रकार पॉइंट में करके लिखा है, कहता है कि ये इसकी जो कोशिकाएं, मृदुतक की कोशिकाएं जो होते हैं वो जीवित होते हैं, गोलाकार होता है, अंडाकार, बहुभुजी और अनियमिताकार, इस प्रकार के शेप में पाया जाता है। नहीं मतलब कि पैरेन्काइमा गोल भी होता है गेंद की तरह, अंडाकार माने इलिप्स के आकार का, ठीक है। बहुभुजी, बहुभुजी किसको कहेंगे, कौन सा आकृति है बहुभुजी, जैसे 4 भुजा की आकृति, 5 भुजा की आकृति, 6 भुजा के जो आकृति हैं उसको बहुभुज कहेंगे ना, बहुभुजी होते हैं। और अनियमिताकार माने उसका कोई निश्चित आकार का नहीं होता। अनियमिताकार मतलब कि ढेला समझ लो ना, ये उखड़ा पुखड़ा पत्थर समझ लो, ठीक है, तो उसी के आकार का ये होता है। अब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है एवं सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। तने, मूल और एपिडर्मिस में ये पाया जाता है। तना पौधों का, मूल मीन्स क्या होता है, जड़, रूट, नहीं, उसमें पाया जाता है। एपिडर्मिस जो हम लोग बोले कि पौधों के पत्तियों में एपिडर्मिस के मध्य एक रिक्त स्थान को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, माने स्टोमेटा के चारों ओर एपिडर्मिस मौजूद, एपिडर्मिस होता है। हम इसको इतना इसको पहचान लिए, परिचय हो लिए कि ये वही चीज़ है। अब कार्य क्या है, इसके कार्य पैरेन्काइमा ये कार्य क्या है, ये करता क्या है। तो सबसे पहला कार्य लिखा है कि एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है, माने पौधों को सपोर्ट करता है, उसको खड़ा रखने, जीवित रखने, भोजन प्रदान करने में, नहीं, सभी तरह का संरक्षण इसी के द्वारा होता है। अगला लिखा है कि यह पत्तियों में भोजन का भी निर्माण करता है। पत्तियों में भोजन का निर्माण कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ने, तो भोजन के निर्माण में भी ये पैरेन्काइमा सहायक है, सहयोग करता है।
उत्सर्जी पदार्थ मतलब कि जो भोजन करते हैं तो उससे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपचा और व्यर्थ पदार्थ, जिसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं ना, निकलता है। हम इन लोग के शरीर से तो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं कि पसीना के रूप में, लवण के रूप में, या फिर अपचे भोजन के रूप में, सब जो बाहर निकलता है उत्सर्जी पदार्थ है कि नहीं। तो पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये गोंद एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, पौधों से निकलने वाला गोंद। रेजिन भी वही है, तुम्हारा अपशिष्ट पदार्थ जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। टैनिन भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, भले हम लोग उसको देखे नहीं है, पहचानते नहीं, लेकिन बुक के माध्यम से हम तुमको बताएं कि ये सारे जो बुक लिखे हैं, गोंद, रेजिन और टैनिन पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है और इसको संचित करके रखता है ताकि फिर वो अपना बाहर निकाल सके। ठीक है। तो और एक अंतिम लिखे कि यह गैसों के विनिमय में सहायक है। पौधे भी गैसों का विनिमय करते हैं, किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। और वहाँ पर जो पैरेन्काइमा मौजूद हैं वो हमको गैसों के विनिमय में परिचय कराते हैं, ये गैसों के विनिमय में सहायक है। तो इस प्रकार पैरेन्काइमा के हम लिखाए परिचय और इसके कार्य, 4 गो कार्य लिखाए। अब यहाँ से अब चलेंगे हम लोग कॉलेनकाइमा के कार्य और क्या है और इसके कार्य, फिर स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे। देखो हम लोग कॉलेनकाइमा में है, जिसको स्थूल ऊतक कहते हैं। ठीक है, छूट गया क्या? ठीक, मतलब ये कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो स्थूल केंद्रक युक्त लंबी अंडाकार और बहुभुजी हो सकता है। पैरेन्काइमा की तरह हम इसमें भी देख सकते हैं, इसका आकार जो होता है वो लंबी अंडाकार और बहुभुजी। ठीक है। हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक कहने का मतलब कि क्लोरोप्लास्ट माने क्लोरोफिल, पौधों के पत्तियों में एक हरे रंग का जो वर्णन होता है वो किसके वजह से होता है? क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, ऐसा होता है, तो पाया जाता है इसमें कॉलेनकाइमा। अगला है कि कोशिका के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, माने इसके कोशिका, इस ऊतक के कोशिका के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो अल्प होता है, कम होता है। ठीक है। फिर आगे हम बताए कि पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त पर भी ये पाया जाता है। कॉलेनकाइमा पर्णवृत्त और पुष्पवृत्त, ये क्या होता है? पर्णवृत्त, पर्णवृत्त। ठीक है। और एक होता है पुष्पवृत्त। ये 2 अलग अलग चीज पौधों के अंग है जो कि हम लोग नहीं समझ पाए। पर्णवृत्त, पर्ण माने पत्ती होता है, वृत्त मतलब जहाँ से पत्ती निकलता है, नहीं, इसको हम लोग पर्व संधि भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसी प्रकार पुष्प भी निकलता है। ये पौधा जा रहा है ना, तो इसका ये तुम्हारा टहनी गया और यहाँ से क्या हुआ? ये पत्ती निकला, फिर यहाँ से क्या हुआ? पत्ती निकला। तो ये जो कहलाया वो पर्णवृत्त कहलाया। और बीच में यहीं पर जब पुष्प निकल आते हैं, ठीक है, इस तरह का पुष्प निकलते थे, ये संधि जो कहलाया वो पुष्पवृत्त कहलाया। क्लियर? तो पर्णवृत्त और पुष्पवृत्त पर ये पाया जाता है। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, अपना बुक में। यह जड़ में नहीं पाया जाता है। कभी कभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जड़ में कौन से ऊतक नहीं पाया जाता है, निम्नलिखित में से 4 गो दे देगा ना, तो 4 गो दे देगा, जो 3 गो रहेगा वो पाया जाता है, 1 गो जो देगा वो नहीं जाता। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेनकाइमा जो है वो जड़ में नहीं पाया जाता है। हम लोग इसको यहाँ पर बुलेट मार्क से स्टार मार्क करके रख लेंगे ताकि हमको ऑब्जेक्टिव में ध्यान जाए उस पर। नहीं, अब कार्य इसका क्या है? इसका कार्य सबसे पहले कि आंतरिक सहारा, पौधों में ये आंतरिक सहारा प्रदान करता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, सपोर्ट करता है। फिर कहता है कि हरित लवक जो इसमें पाया जाता है या क्लोरोफिल जो इसमें पाया जाता है ना, उसके वजह से भोजन को बनाने में या भोजन निर्माण में सहायक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। ठीक है।
और साथ में इसकी जो कोशिका अंतिम है, ये चीज़ यहाँ पर हमको बताना चाहिए था लेकिन कार्य में हम लिख डाले कि इसकी जो कोशिका होती है वो जीवित होती है। ठीक है, एक और हमारे पास बच गया स्क्लेरेंकाइमा, उसको भी अभी देख लेते हैं। सरल अस्थायी ऊतक का हम लोग का जो 3 भेद देखे थे ना, उसमें ये अंतिम है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा को हम दृढ़ ऊतक भी कहेंगे ना। और ये है क्या? स्क्लेरेंकाइमा एक ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिका मृत होती है। नहीं, उन लोग का कोशिका जीवित देखे थे ना, इसकी कोशिका मृत होती है। ये लंबी, संकरी और सिराओं पर नुकीली, माने आगे और पीछे नुकीली होती है। इस ऊतक के का आकार अगर बोले तो लंबी, संकरी और सिराओं पर नुकीली हो सकती है। उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। सिराओं को हम अगर ठीक से लिखें तो सिराओं, इसका जीव द्रव्य नहीं इसमें पाया जाता है इस ऊतक में। और इसमें रासायनिक पदार्थ, देखो भाई, एक रासायनिक पदार्थ का नाम है लिग्नीन। ठीक है, लिग्नीन पाया जाता है। और ये लिग्नीन रासायनिक पदार्थ पाए जाने के कारण पौधों में दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब मजबूती, स्ट्रांगनेस लाता है। ठीक है, इसी रसायन की वजह से। अब ये जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहता है कि पौधों के तना में, पत्तियों के सिराओं पर, फलों और बीजों का बाहरी आवरण। फलों और बीजों का बाहरी आवरण जो होता है एकदम कठोर होता है ना। आम का गुठली देखें, उसका बाहरी आवरण एकदम कठोर होता है। चना का देखो तो उसका बाहरी आवरण कठोर होता है। कोई भी फल का बाहरी आवरण कठोर होता है ना। तो ये कठोर आवरण में स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। और एक चीज़ और जान लो कि नारियल का जो रेशा निकलता है, ठीक है, नारियल के रेशे में स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। नारियल के रेशे में स्क्लेरेंकाइमा नामक ऊतक पाया जाता है। और इसके जो कार्य हैं वो आंतरिक शक्ति प्रदान, पौधों को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है ये स्क्लेरेंकाइमा। बाहरी परतों को भी ये रक्षा प्रदान करता है। नहीं, बाहरी परत में ही तो रहता है पौधों के पत्तियों में, पौधों के फलों या बीजों में, जिसके चलते बाहर से उसको सपोर्ट करता है। पौधों में दृढ़ता एवं लचीलापन लाता है। दृढ़ता एवं लचीला मतलब नारियल का एक रेशा को तुम पकड़ो ना, दृढ़ भी है और लचीला भी है, मतलब वो मुड़ता झुकता भी है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्लेरेंकाइमा। तीनों के बीच अगर अंतर लिखने के लिए देगा, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, तो पॉइंट में करके कॉलम बना लेंगे कॉपी में, फिर पॉइंट में करके उन सारे बिंदुओं को हम लिखेंगे तो हमारा ये अंतर हो जाएगा। फिर से हमको अंतर लिखाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब रह गया जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक समाप्त।